दोस्तों पूरे YouTube पे सबसे दमदार सुरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए बिजनेस मैनेजमेंट की ये क्लास आपकी परसेंटेज को चमकाने का काम करेगी। सर परसेंटेज में 4 चांद लगा देगी। भैया बताना चाहेंगे इस क्लास में संपूर्ण यूनिट 1 को हम नस्तो नाबूद कर देंगे। कहीं मॉडल सीरीज से आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी क्यों ना हो, हमने सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एनालाइज करने के बाद इस क्लास को हमने बनाया है। फिर भी अगर आप अपना सिलेबस मैच करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम परिवार की अपने, तो वहां जुड़ जाना, वहां हम आपको सिलेबस दे देंगे तो मैच भी कर लीजिएगा। ठीक है, मात्र 15 से 20 मिनट में इस क्लास को हम नस्तु नाबूद कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। और जिन बच्चों का एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस में होता है तो बहुत जल्द एमसीक्यू की भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। चलेंगे अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और एक और बात सिंपल सी हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस विश्वास से आप मैं ये क्लास देखेंगे, भाई साहब दावा करते हैं आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। चलेंगे क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले शॉर्ट प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों को हम समझेंगे। एक एक चीज आपके माइंड में बैठा देंगे, फोकस के साथ समझते चलना। देखिए बात करेंगे पहले प्रश्न की कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट की परिभाषा आपको बतानी है, सिंपल सी बात है, समझिएगा भाई। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, अकेले मैनेजमेंट नहीं बनता है, प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती है। और एक और बात हम आपको बताएं, मैनेजमेंट क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट का जो गठन होता है वो सिंपल सी बात है कि जो लक्ष्य निर्धारण करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट का गठन होता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब हम समझ रहे हैं कि जो प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या होता है, तो आपने कहा सर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सबके मतलब बता रहे, परेशान मत हो जाना एकदम से, है ना, कंट्रोलिंग। इन सबके माध्यम से संगठन के जो उद्देश्य है, मैंने क्या कहा था, संगठन के जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करना, ये क्या है, तो आपने कहा सर यही मैनेजमेंट की एक प्रक्रिया हो जाएगी। अब यहां से प्लानिंग को जरा हम समझते हैं। देखिए कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है भाई साहब, प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा प्लानिंग के साथ हम क्या है, उस चीज को हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई साहब कौन कौन सी चीजें, है ना, कितनी मात्रा में क्या आवश्यकता होगी, तो सबका ऑर्गेनाइजेशन हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। फिर अब एक काम को एक ही व्यक्ति तो कर नहीं लेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टाफ रखते हैं और स्टाफ के साथ जो है हम काम को थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं। जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं, ठीक है, एग्जाम चल रहे हैं, तो बताओ हर रूम में अगर वो ड्यूटी करते घूमेंगे तो बाकी की जो चीजें हैं यानी कि जो मैनेजमेंट है उसको और कौन संभालेगा, है ना। तो इसमें क्या है कि भाई साहब किसी को लगा दिया कि भाई आप फलाने रूम में चले जाओ, आप फलाने रूम में चले जाओ, वहां का जो दिशा निर्देश है उनको दे दिया, बाकी काम चल रहा है। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं, तो स्टाफिंग के साथ हम जाएंगे। दिशा निर्देश की हम बात कर रहे थे कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये डायरेक्टिंग की यहाँ पे बात होती है ना। डिसीजन वही लेते हैं, रिस्क वही लेते हैं, और साथ ही में कंट्रोलिंग की यहाँ पे हम बात करें अगर, तो उनको कंट्रोल करते हैं कि भाई साहब कितना काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, कौन काम चोरी कर रहा है, किस तरह से काम हो रहा है नहीं हो रहा है ना, कब उनको मोटिवेट करना है, किस तरह से चीजें करनी है, ये सब हम इस वीडियो में आगे हम आपको समझा देंगे। परेशान होने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए तो इन सब के माध्यम से क्या है, संगठन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जाता है, यानी कि गोल ओरिएंटेड की यहां पे बात हो रही है। सिंपल सी बात है, ये मेरा वर्ड याद रखना, गोल ओरिएंटेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलेंगे अच्छा एग्जाम्पल के साथ इस चीज को पहले समझ लो कि भाई एक दुकानदार का जो है, एक दुकानदार का मालिक माल मंगवाता है, तो ये क्या है, तो आपने कहा सर ये प्लानिंग है। अच्छा स्टाफ रखता है तो स्टाफिंग हो गई, है ना। बिक्री पर नजर रखता है तो ये क्या है, तो आपने कहा सर ये कंट्रोलिंग होगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि एक क्वेश्चन को, प्रश्न नंबर 1 को आपने तोड़ के रख दिया होगा। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि मैनेजमेंट की जो प्रकृति है यानी कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, उसको जरा हम समझते हैं। भाई साहब एक एक चीज आपके माइंड में फिट कर देंगे, बस फोकस बनाए रखना। देखिएगा जैसे मैनेजमेंट क्या है भाई साहब, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, गोल ओरिएंटेड है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट एक तरीके से एक बार बना के इसको छोड़ दिया जाए, है ना। कंटिन्यू इस पे हमें काम करना पड़ेगा। प्लानिंग होगा, प्लानिंग की चीजें होंगी, है ना, ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, है ना, रिस्क टेकिंग होगी, डिसीजन मेकिंग होगा, कंट्रोलिंग होगी, सब चीजें इसमें भाई साहब होती हैं, है ना। तो ये क्या है, तो आपने कहा सर कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और मैंने आपसे कहा था गोल ओरिएंटेड है, यानी कि जो लक्ष्य निर्धारण किया जाता है उसको पाने के उद्देश्य से ये काम यहाँ पे होता है ना। सार्वभौमिक ये चीजें होती हैं, यूनिवर्सल की यहाँ पे मैंने बात की है। अच्छा समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझ लो। जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, फैक्ट्री हुआ, हर जगह क्या है, तो आपने कहा सर मैनेजमेंट होता है। अच्छा बिना मैनेजमेंट के चीजें नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। भाई साहब ये जो वीडियो है, हो सकता है किसी को फास्ट लग रही हो, लेकिन अपना अंदाज है पढ़ाने का, लेकिन एक एक चीज आपके माइंड में हम फिट करके मानते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो ईमानदारी के साथ, है ना, ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा कि अपनी चीजें जो है एकदम ताबड़तोड़ होती हैं। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की
कि मैनेजमेंट का जो महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसको जरा हम समझते हैं। देखिएगा, मैनेजमेंट संसाधनों का सही उपयोग करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी कि जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने का काम मैनेजमेंट का होता है भैया। अच्छा, कॉस्ट को कम करना और जो उत्पादकता है उसको बढ़ा देना, ये किसका काम है? तो आपने कहा सर ये मैनेजमेंट के माध्यम से ही संभव होता है। अच्छा, एक अच्छी कंपनी में अच्छे मैनेजमेंट से क्या होती है? आपने कहा सर कम लागत में ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उत्पादित होती हैं। सिंपल सी बात है भाई साहब, वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको रटाना नहीं है, ध्यान रखना। जो लोग रटने के उद्देश्य से मेरी ये क्लास देख रहे हैं भाई साहब, उनसे विनम्र निवेदन मेरा रहेगा कि आप चले जाएं। मेरी कोशिश रहती है कि एक एक बात आपके माइंड में फिट कर दें, जब एग्जाम में आप जाएं तो हर क्वेश्चन आपको वहां देखा लगे, जाना पहचाना लगे भैया। अच्छा, प्लानिंग को हम जरा समझ लेते हैं। प्लानिंग क्या है? तो भाई साहब, प्लानिंग भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा बनाना, इसको हम कहते हैं प्लानिंग। जैसे कंपनी द्वारा अगले साल का जो सेल टारगेट है उसको तय करना, ये क्या है? आपने कहा सर ये प्लानिंग के माध्यम से हो सकता है, तो ये प्लानिंग ही तो हो जाएगी, है ना। ये क्या होगा? तो आपने कहा सर यही तो प्लानिंग है। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की, मैनेजरियल रोल क्या है? समझिएगा, मैनेजरियल जो रोल होते हैं वे कार्य जो मैनेजर संगठन में निभाता है ना। क्या रोल होते हैं? तो आपने कहा जो मैनेजर होता है वो जो संगठन में निभाता है वो होते हैं मैनेजरियल रोल। अच्छा, तो मैनेजर का जो काम है वो जो निभाएगा, जैसे प्लानिंग उसने करवाई, ठीक है, डायरेक्टिंग उसने की, कंट्रोलिंग की, मॉनिटरिंग की, तो ये क्या है? ये सब भाई साहब मैनेजरियल रोल के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैनेजर क्या करता है? तो आपने कहा कर्मचारियों को दिशा निर्देश देता है, निर्णय लेता है, डिसीजन मेकिंग का काम करता है। भाई साहब, अगर आप ये सोच रहे हो कि इस वीडियो से हम रट जाएंगे, है ना, एक एक क्वेश्चन रट जाएगा, रटेगा नहीं भाई साहब, एक एक चीज आपके माइंड में फिट हो जाएगी। और एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे बहुत जल्द, अभी तो इस क्लास में यूनिट 1 को हम ताबड़तोड़ तरीके से तोड़ रहे हैं, आने वाले टाइम में यूनिट 2, 3, 4 करके सब चीज़ों को, सारी यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। एक क्लास में एक यूनिट देते हैं भाई साहब, तो बहुत ज़्यादा हम टाइम भी आपका बर्बाद भी नहीं करते हैं, ठीक है। और बताना चाहेंगे कि केवल बिजनेस मैनेजमेंट ही कंप्लीट नहीं होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और जो आपका को सर्कुलर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, है ना, और जो भी आपके सब्जेक्ट हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, सबकी क्लास अपने परिवार एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर चलती है और एक एक चीज़ को हम आपके माइंड में फिट करते हैं। चलेंगे 6 नंबर प्रश्न की यहाँ पे बात होगी कि क्लासिकल थ्योरी क्या है? समझिएगा, क्लासिकल थ्योरी कार्य दक्षता और कार्य विभाजन पर यह बल देती है। क्या करती है? कार्य दक्षता यानी कि जो वर्क एफिशिएंसी है और जो वर्क डिवाइडेशन है उन पर बल देती है। जैसे फैक्ट्री में हर मजदूर को अलग अलग काम देते हैं, है ना, कि आप भैया फला काम कर लो, आप फला काम कर लो, इस तरह से जो है मैनेजमेंट की चीज़ें चलती जाती हैं और उस पर जो मैनेजर होता है वो बराबर तरीके से नजर रखता है। बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की, कंटीजेंसी अप्रोच क्या होता है? एक और बात हम आपके साथ करना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं सर पीडीएफ दे दो। भाई साहब, पीडीएफ देने में दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत क्या है, जो हमारे टाइपिस्ट होते हैं उनको थोड़ा बहुत हमें भी पे करना होता है, तो हम आपसे बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं मांगेंगे। अब कोई बच्चा ये ना सोचने लग जाना कि सर पैसे मांग रहे हैं। भाई साहब, मैं तो कहता हूँ कि आप फ्री पढ़ रहे हैं ना, तो आप फ्री पढ़िए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप नोट्स बनाते चलो, अपने लिखते चलो, क्योंकि आपके जो अपने नोट्स होते हैं वो बॉर्नवीटा का काम करते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम कम होता है, तो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट हम नहीं रखेंगे भाई साहब, विश्वास रखना अपने इस भाई पर, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं रखेंगे। चारों यूनिट की जो क्लास होगी, चारों यूनिट की पीडीएफ भाई साहब सिंपल से मात्र 100 रुपये में हम आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये अगर आप खरीदते हैं कब? भाई साहब 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, ठीक है, 28 फरवरी 2026 तक की मैं बात कर रहा हूँ, 100 रुपये में दे दूंगा। लेकिन भाई फरवरी के बाद कोई बच्चा अगर हमसे पीडीएफ मांगता है 4 यूनिट की, तो भाई साहब मजबूरी में उसको 155 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी, एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, है ना, जिस सब्जेक्ट की भी आपको पीडीएफ चाहिए। भाई साहब केवल एक विषय ही हम कंप्लीट नहीं कराते हैं, बल्कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, है ना, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स हो या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, सब कंप्लीट कराते हैं और सबकी पीडीएफ अपने पास है। तो 92 36 32 और 63 96, है ना, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 92 36 32 63 96, इस नंबर पर आप मैसेज करें हमें, है ना, और लिख दें कि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। और भाई साहब मैं तो हमेशा ये भी बात कहता हूँ कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर चाहिए तो फिर आप मैसेज कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ जाओ, कोई भी अपडेट देनी रहती है तो वहाँ पे मैं देता हूँ, फ्री आपको पढ़ाता हूँ, 1 रुपये यूट्यूब पर ना आज तक किसी से लिया है ना कभी लेंगे, ठीक है। चलेंगे भाई कंटीजेंसी अप्रोच की यहाँ पे बात हो रही, तो यह अप्रोच कहता है कि कोई एक बेस्ट तरीका नहीं होता, स्थिति के अनुसार जो है निर्णय हमेशा क्या हो, स्थिति के अनुसार निर्णय क्या है लिया जाता है। अब जैसी स्थिति वैसा निर्णय हो जाता है। जैसे कभी मैनेजर सख्त होता है, कभी सहयोगी हो जाता है, तो ये क्या है, ये चीज़ें भाई साहब परिस्थिति के अनुसार होती हैं, सिंपल सी बात है।
अच्छा, उम्मीद करता हूं कि सातों क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने तोड़ के रख दिया होगा। अब जरा लॉन्ग, जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको हम जरा कवर कर रहे हैं। अब बात करेंगे लॉन्ग प्रश्नों की। लॉन्ग प्रश्नों को हम नस्तो नाबूद कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो अपनी वीडियो से आएगा, विश्वास रखना अपने इस भाई पर। देखिएगा, बात करेंगे पहले प्रश्न की कि भारतीय वेदों में मैनेजमेंट प्रैक्टिस का आपको वर्णन करना है। मैनेजमेंट प्रैक्टिस की अगर बात करें तो एक बात सिंपल सी पहले समझ लो कि भारतीय वेदों में मैनेजमेंट की सारी चीजें छुपी हुई हैं। चाहे भाई लीडरशिप की बात हो, डिसिप्लिन, कंट्रोल, प्लानिंग, सब की बात हो, सब चीजें जो है भारतीय वेदों में देखने को मिलती हैं। लेकिन किसी को फुर्सत कहाँ है ना, अपने वेदों की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ जुड़ने की किसी को नहीं फुर्सत है ना। हर आदमी आज के युग में व्यस्त है भैया। अच्छा, समझते हैं प्रस्तावना। सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी यहाँ पे लॉन्ग में। तो भारतीय वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इनमें जीवन और मैनेजमेंट के वैज्ञानिक सिद्धांत जो है वो छिपे हुए हैं। जैसे प्लानिंग है, लीडरशिप है, और लीडरशिप क्या होती है बताओ? नेतृत्व करने की क्षमता। तो भाई साहब डिसिप्लिन है, वहीं अनुशासन, कंट्रोल जैसे जो आधुनिक मैनेजमेंट के सिद्धांत है वो सब वेदों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कंसेप्ट ऑफ वैदिक मैनेजमेंट की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा, वेदों में मैनेजमेंट को धर्म और रीत से जोड़ा गया है। इसका सिंपल से इसका अर्थ होता है कि सही समय पर सही कार्य कर दो। तो ये सही मैनेजमेंट, मैं तो कहूंगा कि भाई सही समय पर अगर सही काम हो जाए, इससे बढ़िया मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। मेजर जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो वेदों में क्या है उसको जरा समझते हैं। तो पहली जो हेडिंग पड़ेगी वो है प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग में, वेदों में प्लानिंग किस तरह से की जाती थी? तो भाई यज्ञ से पूर्व जो संकल्प लेते थे और उसको बहुत अच्छे से प्लान करते थे। तो ये क्या है? ये भाई साहब कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग को दर्शाती है। जैसे यज्ञ में जो संकल्प लिया कि हम इस तरह से जो काम है अपना, ये जो यज्ञ है उसको हम पूर्ण करेंगे, तो ये क्या है? ये आपकी प्लानिंग रहेगी। दूसरे पॉइंट की लीडरशिप, यानी कि वेदों में राजा को लोक कल्याणकारी नेता माना गया। उसकी हर जो नीति थी, नेतृत्व करने की जो क्षमता थी, वो लोक कल्याणकारी थी, है ना। तो ये क्या है भाई? अच्छी उसकी लीडरशिप को दर्शाते हैं। ये सब वेदों में मिलता है आपको। डिवीजन ऑफ वर्क की यहाँ पे बात करें तो भाई साहब जो कार्य का जो विभाजन था वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर। लेकिन सुनो, आज के समय की जो वर्ण व्यवस्था है भाई साहब, सीता ही राम है सब, है ना। आज के समय की वर्ण व्यवस्था उस समय की बहुत अंतर था। आज के समय की जो वर्ण व्यवस्था है उसको एक अलग ही पहचान दे दी गई है। पहले क्या था? जो व्यक्ति जो काम करता था उसके साथ उसको उसकी जो वर्ण व्यवस्था है वो जोड़ दी जाती थी। जैसे एक पिता के अगर 5 पुत्र हैं, मैं कहता हूँ, ठीक है, एक पिता के 5 पुत्र हैं, अच्छा 4 ही रख लेते हैं, एक पिता के 4 पुत्र हैं। अब एक काम जो है करता है लोगों को शिक्षा देने का, तो भाई साहब जो शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, उसको ब्राह्मण बोल दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो कानूनी तरीके से मान लो या फिर बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से की जो व्यवस्था है, चीज़ें समाज में बनी रहे, तो उसको क्षत्रिय बोला गया, ठीक है। अच्छा, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, जो चीज़ों को बेचते थे, खरीदते थे, क्रय विक्रय का जो काम था जिनका, उनको वैश्य बोला गया। और जो सेवा भाव रखते थे, जो सेवा करते थे, उनको शूद्र बोला गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो चीज़ें हैं भाई साहब, मैं कहूँगा कि भाई काम के आधार पर जो थी उस समय, लेकिन आज तो भैया है ना, जन्म के आधार पर चीज़ें मान ली जाती हैं। चलेंगे डिसिप्लिन और कंट्रोल की यहाँ पे बात करेंगे तो भैया नियम, मर्यादा और आचार विचार, ये सब आपको वेदों में देखने को मिलते हैं। 5 नंबर पॉइंट की बात करेंगे मोटिवेशन भैया सम्मान से, है ना, पुरस्कार देकर और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ, है ना। किसी को भाई कोई पद दे दिया, किसी को कोई उपाधि दे दी, है ना, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा दे दी, तो इस तरह से उनको मोटिवेशन दिया जाता था। मॉडर्न रिलेवेंस की अगर हम बात करें, आज जो एथिक लीडरशिप है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम वर्क की अवधारणा, ये सब क्या है? ये सब वैदिक मैनेजमेंट से ही प्रेरित हैं, ध्यान रखना। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ समझ लो, आपको और चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। जैसे देखिएगा, कंपनी का सीईओ जो है, सीईओ निर्णय लेते समय कर्मचारियों और समाज दोनों का हित ध्यान में रखता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई अपनी जो उत्पादक क्षमता है वो बढ़ाता जाए, है ना, अपनी उत्पादकता बढ़ाता जाए और लोगों में कुछ भी चीज़ें हो रही हों, है ना, तो समाज का हित ध्यान में ना रखे, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी नहीं रहेगी। चलेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि मैनेजमेंट की जो अवधारणा है, प्रकृति है, महत्व है, इसको हम सबको शॉर्ट फॉर्म में तो हम समझ चुके हैं। अब जरा लॉन्ग में हम समझ लेते हैं। प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि मैनेजमेंट संगठन की रीढ़ है। क्या है? रीढ़ है, जिसके बिना कोई भी संगठन सफल नहीं हो सकता। जैसे मानव शरीर में जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके बिना तो मानव शरीर ना चल सकता है, फिर सकता है, ना कुछ चीज़ें, कोई क्रिया हो सकती है। तो सेम उसी तरीके से मैनेजमेंट भी क्या होता है? एक रीढ़ होती है, जिसके बिना कोई भी संगठन सफल नहीं हो सकता है। अच्छा, मैनेजमेंट अकेला नहीं होता है,
कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे तो मैनेजमेंट में बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे प्लानिंग हुई, ऑर्गेनाइजिंग हुई, स्टाफिंग हुई, डायरेक्टिंग हुई, कंट्रोलिंग हुई। तो ये सब क्या है, ये सब भैया मैनेजमेंट की यहाँ पे बात होती है, मैनेजमेंट की ओर ये दर्शाते हैं। इन सब चीज़ों के साथ जो है वो मैनेजमेंट बनता है। लेकिन ध्यान रखेंगे मैनेजमेंट कैसा होता है, तो आपने कहा सर गोल ओरिएंटेड जो है वो मैनेजमेंट होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अच्छा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो भाई नेचर इसका होता है गोल ओरिएंटेड, है ना, यूनिवर्सल प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि उद्देश्य का निर्धारण करने के लिए कोई भी संगठन में मैनेजमेंट का क्या है, गठन किया जाता है। और साथ ही में बताएं कंटिन्यूअस ये प्रोसेस है, मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा नहीं कि एक बार आपने ये चीज़ कर दी और फिर उसके बाद है ना आप रुक गए, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में हमेशा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग आपको करना पड़ेगा, स्टाफिंग की आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी, है ना। तो डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें हमेशा चलने वाली प्रक्रिया हैं, लगातार चलने वाली ये प्रक्रिया है। ग्रुप एक्टिविटी की यहाँ पे बहुत जरूरत होती है, सामूहिक जो गतिविधि है उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। डायनामिक फंक्शन, अच्छा डायनामिक है, ऐसा नहीं कि भाई एक जो मैनेजमेंट है वो हर तरीके से एक ही निर्णय लेगा, भाई साहब परिस्थिति के अनुसार जो है वो निर्णय भी बदल जाएगा। तो ये क्या है, डायनेमिक हो जाएगी चीज़ें। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, जो महत्व है मैनेजमेंट का उसको जरा हम देखते हैं। तो भाई साहब संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, ये महत्व कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से ही हमें पता चलता है। लागत में कमी आए, उत्पादकता में वृद्धि हो जाए, ये सब किसकी वजह से संभव है, तो आपने कहा सर ये मैनेजमेंट की वजह से ही संभव है कि कम लागत में ज़्यादा उत्पादकता मिल जाए। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपने अच्छे से समझ ली होगी। जरा एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को हम और कवर करते हैं। तो संगठन की स्थिरता और विकास, ये चीज़ भी वहीं पर रहेगी, किसमें, सिग्निफिकेंस, महत्व की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ समझ लो, जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल है, टाइम टेबल ये बनाएंगे, है ना, स्टाफ जो है अपॉइंट करेंगे और एग्जामिनेशन जो कंट्रोल जो है वो चीज़ें करेंगे। तो ये सब क्या है, तो आपने कहा सर ये कम से कम ये मैनेजर का रोल यहाँ पे निभा रहे। और जो सारी चीज़ों को मिला करके, है ना, जो स्टाफ है, टाइम टेबल है, या फिर जो प्लानिंग कर रहा है, सबको मिला करके क्या बनेगा, तो आपने कहा सर मैनेजमेंट बन जाएगा। सिंपल सी बात आपके माइंड में मुझे लगता है कि आ गई होगी। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि भाई मिंट्सबर्ग द्वारा मैनेजरियल जो रोल बताए गए हैं उनको जरा समझिएगा। भाई साहब मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो ईमानदारी के साथ लाइक कर दो। भाई साहब बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, है ना। बहुत जल्द यूनिट 2, 3, 4 सब कुछ कंप्लीट करेंगे, परेशान मत होना। लास्ट में मैराथन भी देंगे, ठीक है। और अपनी मैराथन से पिछली बार क्वेश्चन आपको सीधे सीधे फंसा के दिखाए थे, और इस बार भी दावा है आपसे कि क्वेश्चन सीधे सीधे फंसा के दिखा देंगे। लेकिन हाँ, मैराथन जो वीडियो होती है भाई साहब वो केवल 50+ नंबर लाने के लिए होती है। जैसे 75 का अगर किसी का एग्जाम होता है तो वहां पे 50+ आपके नंबर आ सकते हैं। लेकिन ये चारों यूनिट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और प्लस आप मैराथन देख लेते हैं, तो भाई साहब मैं आपको वादा करता हूं 75 में 75 नंबर का प्रश्न, 75 में 75 नंबर का पेपर अपनी चारों यूनिट से होगा। विश्वास रखना अपने इस भाई पर, मैं हमेशा से आपसे ये बात करते आ रहा हूँ। और जब बात करते हैं पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने की, तो भाई साहब छाती ठोक के दावा रहता है, कंटेंट में हम कसर नहीं छोड़ते हैं। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, मिंट्सबर्ग द्वारा बताए गए मैनेजरियल रोल को आपको समझाना है, समझिएगा। हेनरी मिंट्सबर्ग ने क्या किया, मैनेजर के कार्यों को 3 रोल में बांट दिया। अच्छा, 3 रोल कौन कौन से हैं, पहले तो ये समझ लो। पहला है इंटरपर्सनल रोल, दूसरा है इंफॉर्मेशनल रोल, तीसरा है डिसीजनल रोल। अब पहले तो हम समझ लेंगे इंटरपर्सनल रोल में क्या है। तो इसमें रहेगा आपका फिगर हेड, लीडर और लाइसन। पहले फिगर हेड समझ लो क्या है। भाई मैनेजर होता है संगठन का प्रतीकात्मक प्रमुख, है ना। अब ये मतलब गलत लग गया है, माफ कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो मैनेजर क्या है, संगठन का प्रतीकात्मक प्रमुख है। अब इसका क्या अर्थ हुआ, देखिए जैसे उद्घाटन करना, मेहमानों से मिलना, दस्तावेजों पर सिग्नेचर करना, जितने भी औपचारिक काम होते हैं उन सबकी इसकी जिम्मेदारी होती है ना। अच्छा, दूसरे की हम यहाँ पे बात करेंगे, लीडरशिप की भी जिम्मेदारी होती है मैनेजर की। जैसे मैनेजर अपने कर्मचारियों को जो निर्देशन देता है, प्रेरणा देता है, नेतृत्व करता है ना, काम को बांटता है और प्रशिक्षण देता है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, प्रदर्शन को सुधारना, सब इसी रोल में आता है, किसमें, लीडरशिप वाले में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि जो कर्मचारी है उनको लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रेरित करने का काम जो है वो किसका है, तो आपने कहा सर ये भी मैनेजर का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जरा लाइसन को हम जरा समझते हैं। देखिए जैसे मैनेजर क्या करता है भाई, संगठन के अंदर और बाहर दोनों, है ना, बस अंदर और बाहर दोनों लोगों से जो है वो संपर्क बना के रखता है, अंदर के लोगों से भी और बाहर के लोगों से भी। जैसे भैया सप्लायर हुआ, है ना, अब ये बाहर का होगा ना सप्लायर। अच्छा, ग्राहक हुआ, है ना, सरकारी अधिकारी हुआ, तो इन सब से जो है इसका क्या होता है, तो आपने कहा सर संपर्क होता है।
चलेंगे। अब दूसरे रोल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मैनेजरियल रोल की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। इंटरपर्सनल हमने समझ लिया है। इंटरपर्सनल में हमने 3 चीज़ें समझी हैं। कौन कौन बताओ, है ना? लिखने से चीज़ें याद होती हैं। फिगर हेड समझा हमने, दूसरा समझा हमने लीडरशिप, और तीसरा समझा हमने लाइसन। ठीक है, दूसरे को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इन्फॉर्मेशनल रोल की यहाँ पे बात हो रही, तो पहला तो रहेगा आपका मॉनिटर, यानी कि सारी चीज़ों की देखभाल करना, है ना, उन सब पे नज़र रखना। ये काम किसका है? तो ये काम भी आपका मैनेजर का रहेगा। डिसिमिनेटर क्या होता है भाई साहब? उदाहरण के साथ समझ लो, जैसे नया प्लान है ना, या फिर कोई आदेश है, ये एम्प्लॉय को बताने का काम किसका है? तो ये होता है आपका मैनेजर का। स्पोक पर्सन भी ये होता है, संगठन की ओर से बाहरी लोगों को जो है सूचना देने का काम जो है वो भी मैनेजर का ही होता है। एग्जाम्पल के साथ समझ लो, एक फैक्ट्री मैनेजर कर्मचारियों की समस्या जो है वो हल करता है, सूचना देता है, निर्णय लेता है ना, उन्हें मोटिवेट करता है। तो ये सब काम किसके हैं? तो आपने कहा सर ये मैनेजर के हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। तीसरा डिसीजनल रोल में क्या है भाई साहब? एंटरप्रेन्योर मैनेजर जो है वो नए नए विचार लाता है, वो सुधार करता है। और नेक्स्ट है इसमें डिस्टर्बेंस हैंडलर, यानी कि जो कर्मचारियों की जो समस्या है उनको, है ना, अच्छे से हैंडल करता है। कर्मचारियों की जो हड़ताल है, झगड़ा है, तो उन सबको सुलझाने का काम किसका है? आपने कहा सर मैनेजर का हो जाएगा। भाई साहब उम्मीद करेंगे कि संपूर्ण यूनिट 1 को आपने नस्तो नाबूद कर दिया होगा, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया होगा। भाई साहब अब कहीं से आपको यूनिट 1 पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और बाकी यूनिट 2, 3, 4 की क्लास बहुत जल्द मिलेगी, और हो सकता है कि बाद में अगर आप ये क्लास देख रहे हो तब तक यूनिट 2, 3, 4 सबकी क्लास आ चुकी होंगी, क्योंकि एक क्लास में हम एक यूनिट को कंप्लीट करते हैं, वो भी बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, है ना। आप बाद में अगर देख रहे होंगे तो सब कुछ आ चुका होगा। एक और सिंपल सी बात हम आपको बताना चाहेंगे भाई साहब, महामैराथन 1 शॉट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, बहुत जल्द तगड़े तरीके से सारी चीज़ों की, है ना, सारे सब्जेक्ट की महामैराथन भी आएंगी। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सभी यूनिट कंप्लीट अगर आप करना चाहते हैं, बाद में अगर आप ये क्लास देख रहे हैं, अभी तो पहली क्लास है, लेकिन अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तब तक सारे सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो एक बार अब मैं कहता हूँ प्लेलिस्ट आप विजिट कर लें, बाकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे, है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स हो, है ना, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, को सर्कुलर फर्स्ट हैंड हेल्थ की यहाँ पे बात करेंगे, तो आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। बाकी PDF जिस बच्चे को चाहिए, तो मैंने जो आपको नंबर दिया था उस पर मैसेज कर दें, बताना जरूर कि क्या सच में पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है या नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो ईमानदारी के साथ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हम आपके हर सेमेस्टर में काम आएंगे भैया, एक सेमेस्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर सेमेस्टर में काम आएंगे। और जितनी भी मैं आपको क्लास देता हूं, सच में ताबड़तोड़ तरीके से बहुत दमदार अपनी क्लास होती है, दमदार सरदार कंटेंट के साथ। छाती ठोक के अगर हम दावा करते हैं भैया, तो कंटेंट में दम भी रखते हैं, है ना। शेयर कर देना अपने दोस्तों को जो परेशान हो रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बताइएगा जरूर किस यूनिवर्सिटी से आप ये अपनी क्लास देख रहे हैं, और क्लास सच में दमदार है या नहीं है पूरी यूट्यूब पे, इस बात का भी आप पर्दाफाश कर देना आज। राधे राधे, हर महादेव।